उदारीकरण के पश्चात दूसरा जो आता है निजीकरण। 1991 की आर्थिक नीति में एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान दिया गया। तो उदारीकरण हमने देखा। निजीकरण से आशय है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में निजी क्षेत्रों को भी प्रवेश देना। इसके साथ ही ऐसे उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं पूर्णतः या अंशतः निजी स्वामित्व को हस्तांतरित करना। विनिवेश के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। निजीकरण का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी एवं निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना है। प्रश्न हमारा यह आता है बेटा कि ये सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से होते हैं जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिनका संचालन सरकार करती है, जिन पर नियंत्रण सरकार का होता है। ये जनता की भलाई के लिए स्थापित की जाती है, सेवा के लिए स्थापित की जाती हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार का पूर्ण नियंत्रण या एक सही प्रबंध और नियंत्रण न हो पाने के कारण सरकार ने निजी उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया। कई सार्वजनिक क्षेत्र जो कि उचित रूप से नहीं चल पा रहे थे, सरकार ने उन्हें निजी क्षेत्रों को सौंप देना उचित समझा, क्योंकि एक निजी उद्योगपति प्रबंध में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते और उस पर अनुशासन भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के हाथ में सौंप देना, निजी उद्योगपतियों को आगे आना, नए नए उद्योगों की स्थापना करवाना, यह निजीकरण कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों की रक्षा के लिए निजी क्षेत्रों का आह्वान किया, अर्थात निजी क्षेत्रों के हाथ में उद्योगों को सौंप दिया गया, जिससे उनका प्रबंध, नियंत्रण, संगठन इसमें सुधार हुआ। निजी उद्योगपति का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन उससे पहले उचित प्रबंध, योग्यता, प्रमापीकरण और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। प्रबंध बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है। सभी क्षेत्र का संतुलित विकास किया जाता है। योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिससे रोजगार के अवसर तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, देश का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ता है और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से ही देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान हुई। क्योंकि निजी उद्योगपतियों द्वारा जो भी उद्योग धंधे स्थापित किए गए उनमें नियंत्रण उनके द्वारा किया गया, जिससे अधिकतम लाभ हुआ, लोगों को रोजगार मिला और इन सब के लिए सरकार ने उन्हें पर्याप्त सहायता की और सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो निजीकरण का मुख्य आशय यही होता है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसको निजी उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दिया जाए और निजी उद्योगपतियों को नए नए उद्योग धंधे खोलने के लिए प्रेरित किया जाए, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसे निजीकरण कहते हैं। कुछ ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र भी होते हैं जिस पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है, लेकिन आधा जो है, अंशतः जो है, उसका हिस्सेदार निजी उद्योगपति को बनाया जाता है, जिससे प्रबंध संचालन अच्छे से होता है, योग्यताएं अच्छे से होती है, अनुशासन अच्छे से होता है और उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलता है। निजीकरण और उदारीकरण में क्या अंतर है?
उदारीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसको विकास के प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसके विपरीत निजीकरण एक छोटी विचारधारा है, संकुचित है, जिसका प्रत्येक क्षेत्र में लागू होना जरूरी नहीं है और नहीं किया जा सकता। उदारीकरण तो सरकार द्वारा अपनाई गई नीति है कि हर क्षेत्र में जहां सरकार को लगता है कि यह जरूरी है उसमें ढील दे दी जाए। जो अनिवार्य है उन्हीं के लिए लाइसेंस जरूरी है, अन्यथा सभी के लिए उन्हें लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी। और भी अन्य क्षेत्र होते हैं, सभी क्षेत्र में उदारीकरण लागू होता है, लेकिन निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में नहीं होता। सरकार अपने हर कार्य को निजीकरण नहीं कर सकती। जो समाज के लिए जरूरी है, जो उद्योगों के लिए जरूरी है, जहां उद्योग खुल सकते हैं, जहां सरकार को लगता है कि जरूरी है, तो उसे निजीकरण किया जा सकता है, परंतु हर जगह नहीं होता। उदारीकरण में उद्योगों को पूर्ण रूप से विकास होने का अवसर दिया जाता है, जबकि निजीकरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। उदारीकरण में क्या होता है, उद्योगों का संपूर्ण विकास हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इसके लिए सरकार हर तरीके से सहायता देती है। टैक्स में छूट देगी, मटेरियल की क्वालिटी है उधर कुछ टैक्स हो तो उसको छूट दे देगी, लाइसेंस संबंधी छूट देगी। अन्य वो साधन जहां पर सरकार को लगता है कि यहां नियंत्रण में ढील देने से इस उद्योग धंधे का विकास होगा, तो सरकार हर वो काम अपनाती है उदारीकरण में। लेकिन निजीकरण के अंतर्गत तो निजी उद्योगपति को स्वतंत्रता दी जाती है कि यह उद्योग आपको चलाना है, अपने हिसाब से आप उसको चला सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, तो वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है। उदारीकरण सार्वजनिक की भावना को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाता है, जबकि निजीकरण लाभ की भावना से प्रेरित होता है। उदारीकरण सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला कार्य है, और सरकारी क्षेत्र जितने भी होते हैं, सरकार जो भी काम करती है उसमें सभी लोगों का भला छिपा हुआ रहता है, सार्वजनिक कल्याण का कार्य करती है। तो उदारीकरण में सार्वजनिक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, जबकि निजीकरण में निजी उद्योगपति अपने लाभ के बारे में सोचता है। अधिकतम लाभ कमाना निजीकरण का उद्योग है और अधिकतम सेवा करना यह उदारीकरण का उद्देश्य है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है। उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार सुनिश्चित करने के लिए उदारीकरण की नीति को अपनाया जाता है। उदारीकरण के अंतर्गत नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यापार करना, व्यापार में नई तकनीकों को अपनाना, विदेशी प्रतियोगिता का सामना किया जा सके, इस उद्देश्य से उद्योगों को ऊंचा उठाने का कार्य उदारीकरण का होता है। मॉडर्नाइजेशन टेक्निक के थ्रू बिजनेस को करना, कैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, वो सारे कार्य सुनिश्चित करने का काम उदारीकरण में अपनाया जाता है, जबकि निजीकरण की व्यवस्था लाभ की भावना से प्रेरित होती है। निजी उद्योगपति वही काम करता है जहां उसको लाभ हो, सेवा भावना उसका उद्देश्य कम होता है, नहीं के बराबर होता है। निजी उद्योगपति उस क्षेत्र में कार्य करते हैं जहां उनका हित छिपा हुआ है, जहां उनका लाभ छिपा हुआ है। बगैर लाभ के वो कोई काम नहीं करते हैं, और लाभ कमाने की दृष्टि से उनका नियंत्रण कठोर होता है। किसी प्रकार का वो सामंजस्य नहीं करते हैं। उन्हें योग्यता चाहिए, कुशलता चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, अच्छा उत्पादन चाहिए, क्वालिटी चाहिए। इन सब चीजों पर जोर निजी उद्योगपतियों द्वारा दिया जाता है। तो उद्योगों का विस्तार करना, आधुनिकीकरण तकनीकों को अपनाना, यह कार्य किसका है? उदारीकरण का। जबकि निजीकरण का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। तीन तत्व 1991 की आर्थिक नीति के: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। साधारण शब्दों में अगर हम कहें
तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही विश्व व्यापीकरण है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, आयात निर्यात में वृद्धि करने का कार्य विश्व व्यापीकरण कहलाता है। विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ पाना ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण में विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एकजुट होती हैं, जिससे एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होता है, विकास होता है। वैश्वीकरण से राष्ट्र शेष विश्व से जुड़ जाता है, अलग नहीं रहता। वैश्वीकरण से भौगोलिक दूरी एवं राजनीतिक सीमाओं का बंधन समाप्त हो जाता है। वैश्वीकरण के द्वारा घरेलू उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम होते हैं। इस विश्व व्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विश्व से हमारी अर्थव्यवस्था जुड़े। देश के अंदर तो हमारे व्यापार का विकास होना ही चाहिए, अच्छे से अच्छी वस्तु का उत्पादन होना ही चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को वस्तु उपयोग करने के लिए प्राप्त हो। लेकिन इसके अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि इस प्रकार उत्पादन हो, इस प्रकार की क्वालिटी हो कि आपका माल विदेशों में बिकने लगे, विदेशों में माल की मांग बढ़े और विश्व से हमारा संपर्क बढ़ जाए। इसी को विश्व व्यापीकरण कहते हैं। जब हम विश्व व्यापीकरण करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, दो देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं, सरकारी जो उन पे प्रतिबंध थे वो खत्म हो जाते हैं और दोनों देश का विकास होता है। आयात और निर्यात, आयात करने वाले का और निर्यात करने वाले का कैसे विकास होता है? जो वहां के नागरिक होते हैं उन्हें वो वस्तु उपयोग करने के लिए मिल जाती है जहां उनका उत्पादन नहीं हो रहा है। उस देश में वस्तु उत्पादित नहीं हो रही, लेकिन विश्व के किसी भी देश से वो वस्तु मंगाई जा सकती है। तो आयात करने वाले को भी फायदा होता है और निर्यात करने वाले को फायदा यह होता है कि निर्यात होता है तो विदेशी मुद्रा मिलती है, सरकारी खजाना बढ़ता है। विदेशी व्यापार बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है। बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से उत्पादन लागत कम होती है, सस्ते मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, उसकी क्वालिटी सुधरती है। क्योंकि आपको विश्व में अपने मांग को बढ़ाना है, आपके माल की मांग को विश्व में आपको बढ़ाना है, तो उसकी क्वालिटी ऐसी होना चाहिए कि लोग उसको खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं। पहला, विभिन्न देशों में पारस्परिक लेन देनों में वृद्धि हुई है। इस ग्लोबलाइजेशन के कारण ही विश्व के देशों में व्यापारिक संधि बढ़ी है, आपसी लेन देन बढ़ा है, जिससे विश्व समृद्धि की प्रेरणा अग्रसर हुई है। और व्यापार में भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं जैसी कोई बाधा नहीं रही है। व्यापार में भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक सीमाएं जैसी बाधाएं नहीं रही है। अर्थात भौतिक मतलब फिजिकल रूप से आपके पास कोई वस्तु है या नहीं है। अगर फिजिकल मतलब आपके पास नहीं है तो आप कहीं और से मंगा सकते हैं। 12 ही महीने आप किसी भी प्रकार की वस्तु का उपभोग कर सकते हैं जो आपके यहां उत्पादन नहीं हो रही है। क्यों? इस विश्व व्यापीकरण से। विश्व के किसी भी हिस्से से आप वस्तु मंगा सकते हैं, विश्व में कहीं पे भी आप अपने उत्पादन को भेज सकते हैं, सेल कर सकते हैं। भौगोलिक और राजनीतिक सीमा जैसी कोई बाधाएं बीच में नहीं रही है, सारी बाधाएं दूर हो चुकी है। विश्व हमारा एक हो चुका है और दूरियां खत्म हो चुकी है। बिना समय गंवाए हम आयात निर्यात कर सकते हैं, जिससे सभी का विकास होता है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। इस विश्व व्यापीकरण के कारण ही मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आई। विदेशी कंपनियों को भारत में आने का मौका मिला, विदेशी कंपनियां भारत में आई, यहां स्थापित हुई, औद्योगिकरण बढ़ा, व्यापार का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला, सरकार की आय बढ़ी, विदेशी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार जो है
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हुआ। देशी कंपनियों ने भी विदेश में अपनी शाखाएं खोली। विदेशी कंपनियां यहां आई तो हमारे यहां की कंपनियां भी विश्व के कोने कोने में स्थापित हुई हैं, जिससे हमारे देश का विदेशी व्यापार बहुत तेजी से प्रगति कर गया और विदेशी मुद्राएं अर्जित हुई। सरकारी खजाना हमारा विदेशी मुद्राओं से भर गया। तो इसी विश्वव्यापीकरण के कारण हमारे देश में स्थित कंपनियों का व्यापार फैला और न केवल पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी शाखाएं स्थापित की जाने लगी, विदेशी व्यापार भी बढ़ने लगा। विश्व के सभी देशों में सूचना एवं तकनीकी का स्वतंत्र प्रभाव संभव हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्व व्यापार में सभी देशों ने आप सूचनाओं तकनीकों को आसानी से भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से विश्व के हर किसी भी देश से आप संपर्क कर सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं और अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अकल्पनीय वृद्धि। इस विश्वव्यापीकरण के कारण भारत का आंतरिक व्यापार तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन वो सारी सुविधाएं मिलने के कारण हमारे यहाँ के उद्योगपतियों ने, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने विश्व में भी अपने व्यापार की सफलता अर्जित की और इससे विदेशी मुद्राएं करोड़ों अरबों रुपए भारत को प्राप्त होती है और रोज। और सरकार का हमारा लक्ष्य यही है, क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें। सरकार चाहती है कि आप आयात कम करें, इसलिए आयात को प्रोत्साहन नहीं देती है ज्यादा सरकार। जो आवश्यक है वो चीज तो मंगाना ही होगी, परंतु प्रयास ये किया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें। विदेशों को जब हम वस्तुएं बेचेंगे, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विदेशों में मांग बढ़ेगी, हमें विदेशी मुद्राएं प्राप्त होगी, उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हमें करना होगा और विश्व स्तरीय उत्पादन करना होगा जिसकी मांग विश्व में फैल सके। ऐसी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा माल जब उत्पादित होता है तो प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग होता है, रोजगार की अपार संभावनाएं विद्यमान रहती हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। इस तरीके से सरकार को भी विदेशी आय प्राप्त होती है और हमारे सरकारी खजाने में जो अकल्पनीय वृद्धि हुई है, जिसको कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सब संभव हुआ है औद्योगिकरण के कारण या विश्वव्यापीकरण के कारण। सभी देशों में वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव हुआ। इस विश्वव्यापीकरण के कारण ही विश्व के किसी भी देश में आप वस्तुएं बेच सकते हैं, किसी भी देश से आप खरीद सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक आप सेवाओं का ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं, पूंजी का निर्धारण कर सकते हैं। ये सारी चीजें स्वतंत्रता पूर्वक हुई, जिससे व्यापार विकसित हुआ। इस वैश्वीकरण के कारण ही हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी और सरकार ने आरबीआई के माध्यम से विदेशी व्यापार करने वालों को विदेशी मुद्रा प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आप किसी भी देश की करेंसी को प्राप्त कर सकते हैं और उस देश के अनुसार भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी खजाने में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार 1991 की आर्थिक नीति के अनुसार उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का विकास हुआ, जिसके कारण हमारे देश को एक नई आर्थिक गति प्रदान हुई और आज हमारा देश जो विकसित देशों की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है, उसमें अपना पूर्ण योगदान इसके द्वारा दिया गया।